नमस्ते। एक आदमी एडमिट है, उस आदमी से मिलने जा रहे हो तो पता लग रहा है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है या इतना ज़्यादा बीमार हो गया है या एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि इलाज हो सकता था, लेकिन अब कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई चांस नहीं है रिकवरी का। उस आदमी को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही थी, तो ट्रैकियोस्टोमी कर दी। ट्रैकियोस्टोमी क्या है? यहाँ पर छेद करके और वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया। अब उस आदमी की बॉडी में मशीन हवा भर रही है और खींच के निकाल रही है। तो दूसरे नंबर पे खाना खाने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि बेहोश है। तो उस आदमी के यहाँ एक ट्यूब डाल दी, परक्यूटेनियस गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं, तो यहाँ से ट्यूब डाल दी और उस ट्यूब में इंजेक्शन से खाना भर रहे हैं और वो खाना अंदर जा रहा है। फिर तीसरे नंबर पे सेंसेशंस, सेंसेशन क्या कि आँखें बस खुलती हैं, बंद होती हैं या कई बार ऐसे पुतलियाँ सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, बाकी कुछ पता नहीं लग रहा है। जाके बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें सेंसेशंस ही नहीं है। बट वो आदमी जिंदा है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में। मशीनों की हेल्प से उन्हें जिंदा रखा जा रहा है। ऐसी कंडीशन जब भी आती है, तो कभी सोचा है कि पेशेंट पे जो बीत रही है, अटेंडेंट्स पे क्या बीतती है? आपने भी कभी ऐसे लोगों को देखा होगा, कोई ऐसे एडमिट होता है तो उसके अटेंडेंट्स जो होते हैं, उन पे क्या बीतती है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 40-40 साल तक लोग ऐसी कंडीशन में रहते हैं। अब अटेंडेंट जो होते हैं इमोशनली टूट चुके हैं, इकोनॉमिक एग्जॉर्शन होता है, किसी के पास कितना भी पैसा हो, इतना नहीं हो सकता कि रोज हॉस्पिटल वालों को हजारों रुपए देता जाए वो आदमी। एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होता है क्योंकि पेशेंट के साथ जो आदमी है, उसको खुद भी तो कुछ काम करना था। उसकी पूरी की पूरी लाइफ जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो रहा या जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक वहीं अटकी हुई है और एक आदमी से काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 आदमी चाहिए पास में। फिर रोज ब्लड टेस्ट होंगे पेशेंट के, भले ही वो उसी कंडीशन में है। बेड सोर्स हो जाते हैं। बेड सोर क्या होते हैं? यहाँ पीछे घाव हो जाते हैं लेटे रहने से, चमड़ी गलने लग जाती है। फिर फंगल इन्फेक्शंस का डर रहता है। इस पूरे सिनेरियो में जो टर्म काम आती है वो होता है लिविंग विल। लिविंग विल क्या होता है? एक तो वसीयत या विल वो होती है जिसमें हम ये लिख के बताते हैं कि डेथ के बाद किस रिश्तेदार को कितने रुपए मिलेंगे या किसी को देना भी है कुछ या किसी को नहीं देना कुछ भी। उसको विल या वसीयत कहते हैं। लिविंग विल एक कदम आगे की चीज है। लिविंग विल में आप अगर 18 साल से ऊपर के हैं, तो आप ये कानूनी रूप से वसीयत बना सकते हैं, लिविंग विल के टाइटल से बनेगी और इसको रजिस्टर्ड एडवोकेट जो है या नोटेरी है उनके पास जाके आपको उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये 2018 के बाद से पॉसिबल हुआ है इंडिया में और आज का टॉपिक बड़ा ही काम का टॉपिक है इसी वजह से कि उसमें लिविंग विल का इंपॉर्टेंस पता लगेगा। तो 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी लिविंग विल बना सकता है और लिविंग विल में वो सीधा-सीधा ये लिखा जाएगा कि ऐसी कंडीशन अगर हो जाए, तो मुझे उन दवाइयों और मशीनों पे जिंदा ना रखा जाए जो इलाज नहीं है बीमारी का। भाई एक तो होता है बीमारी का इलाज करना, एक होता है मौत को टालना। तो ऐसी कंडीशंस जो होती है जिसमें पहली बात मैंने ये लिखी है कि ट्रीटमेंट ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर मरीज है और वो ये चाहे कि मुझे इन मशीनों पे नहीं रखा जाए, तो वो एक वसीयत बना सकता है जिसको कहते हैं लिविंग विल। अब बात आती है इसकी चर्चा आज क्यों हो रही है? इसकी वजह है आज इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम एक पेशेंट पे एम्स में मशीनें हटाने की बात चल रही है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। तो हुआ क्या है कि एक केस आया है हरीश राणा का। हरीश राणा जो है ये 2013 के आसपास बिल्डिंग से गिर गए थे। इनके बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। 13 साल से ये इसी कंडीशन में है। आंखें खुलती हैं, बंद होती हैं, सेंसेशंस कुछ हैं, कुछ नहीं है। मेडिकल लैंग्वेज में अगर देखें तो जिंदा है। जिंदा कैसे हैं कि यहाँ ट्यूब लगा रखी है, उससे खाना डाल रहे हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन मास्क पहना के उनको सांस दिलवा देते हैं। क्या ट्रीटमेंट है? नहीं। एम्स के स्पेशलिस्ट का पैनल बना था, 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, तीनों ने यह बताया कि इनका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कोर्ट ने जब उनसे पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका मतलब ये अगर हम हटा दें तो इनकी डेथ होगी कि हाँ। अच्छा ये मशीनें लगाए रखें तो डेथ नहीं होगी कि होगी, थोड़े टाइम बाद होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, गरिमापूर्ण मृत्यु, गरिमापूर्ण जीवन मतलब लाइफ ऐसी जियो जिसमें आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई उंगली नहीं उठा सके। उतना ही जरूरी है गरिमापूर्ण मृत्यु, यानी रेस्पेक्ट के साथ डेथ। एक ऐसी डेथ जो, देखिए मौत सबको आनी है, लेकिन ऐसी मौत जिसमें आदमी को रेस्पेक्ट के साथ भेजा जाए। इस बात पर जब बात आती है तो एक टर्म आ जाता है जिसे कहते हैं यूथेनेसिया। यूथेनेसिया जो है ये टर्म इंग्लिश का टर्म है और ज्यादा सही अगर मैं कहूं तो ये ग्रीक शब्दावली है। हिंदी में इसको पढ़ाया जाता है इच्छा मृत्यु के नाम से। मैं कहूंगा कि ये इच्छा मृत्यु नहीं है, इसे कोचिंग सेंटर वाले या जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें इसे कहना चाहिए गरिमापूर्ण मृत्यु।
आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि जीने का हक तो सबको है, इज्जत के साथ जियो, मौत इज्जत के साथ आए, ये हक सबको होना चाहिए ना। यही आज का डिस्कशन का टॉपिक है। तो यूथनेशिया शब्द जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा से लिया हुआ शब्द है। और इसके जब मैंने मतलब ढूंढे तो मेरे को पता लगा ये दो चीजों से बना है, यू प्लस थेनेसिया। थेनेसिया, थानस जो है ये डेथ से रिलेटेड होता है, और यू जो है इसका मतलब होता है क्लीन डेथ या गुड डेथ। ये मौत जो है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी डेथ होनी चाहिए, आदमी को तकलीफ कम से कम हो। इस बात पर जब बात करते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि यूथनेशिया जो है ये दो तरह का हो सकता है, एक एक्टिव यूथेनेसिया, एक पैसिव यूथेनेसिया। तो यानी यूथेनेसिया का मतलब क्या है कि यूथेनेसिया का मतलब जब भी आपसे पूछा जाए तो किसी आदमी की गरिमापूर्ण मृत्यु सुनिश्चित करना। एक्टिव यूथेनेसिया के लिए याद रखना, एक्टिव यूथेनेसिया इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है, बट एक्टिव यूथेनेशिया यूके में अलाउड है उन केसेस में जो लीगल चीजों को, लीगल कंडीशंस को क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस को ऐसे समझिए कि कोई बुजुर्ग आदमी है, उस आदमी को यह पता लगता है कि स्टेज 3 का कैंसर है। अब कैंसर जब भी होता है तो कहते हैं कीमोथेरेपी करा लो, रेडियोथेरेपी करा लो, सर्जरी करा लो। तो डॉक्टर उनको बता रहा है कि सर आपके केस में तीनों ही नहीं हो सकती। कि क्यों नहीं हो सकती? कि आपकी बॉडी साइड इफेक्ट्स को झेल नहीं पाएगी, आप ऑलरेडी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। या कोई आदमी के मायोकार्डियल इंफेक्शन, एमआई बहुत खतरनाक वाला हो गया, उसका हार्ट जो है ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुका है। अब ऐसी कंडीशन में उस आदमी को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया और चले जा रही है बॉडी उसकी, है ना। अब इस कंडीशन में यूके की गवर्नमेंट और कई कंट्रीज हैं वहां की गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि आदमी अगर मेडिकल टीम से और लीगल टीम से सर्टिफिकेट बनवा ले तो उसको एक्टिवली यूथेनाइज किया जा सकता है। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब क्या है कि उस पेशेंट को कोई एक डेट दी जाएगी कि एक्स डे पे आपको हम यूथेनेशिया देंगे। अब वो एक्स डे से पहले सारे रिलेटिव से मिलवा देंगे उनको। डॉक्टर्स कुछ ऐसी दवाइयां देंगे उनको कि उनको पेन नहीं हो, बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं हो बिल्कुल भी। और फिर सही टाइम पे उस पेशेंट की मर्जी से डॉक्टर एक ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि कुछ ही मिनट्स में उस आदमी को नींद आएगी और नींद में ही उस आदमी के प्राण निकल जाएंगे, उस आदमी की डेथ हो जाएगी। इसे कहते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। अब अगर ये किसी स्वस्थ आदमी के साथ कर रहे हैं तो मर्डर हो जाता है, लेकिन जब टर्मिनल इलनेस है और मैंने जो कंडीशंस बताई उनको क्वालिफाई कर रहा है, लीगल मेडिकल टीम दोनों लिख के दे रही हैं, तो यूके में गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, कानून अलाउ कर देता है, कोर्ट अलाउ कर देती है कि इस आदमी को एक्टिव यूथेनेसिया दे दो। तो एक तो ये बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, ये सही है क्या। दूसरे नंबर पे आते हैं पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया को कहते हैं अप्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि मशीनें हटा देना, मशीन या लाइफ सपोर्ट जो है वो स्विच ऑफ कर दो। जैसे अब मैं बात करूंगा यहां पर अरुणा केस की। अरुणा शॉनबॉग जो थी, ये 1948 में इनका जन्म हुआ था और 1973 के आसपास ये काम कर रही थी बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में। ये नर्सिंग स्टाफ का काम करती थी और वहां के एक कोई सफाई कर्मी ने इन पे अटैक किया रात को जब ये चेंज रूम में थी। लड़की सुबह जब मिली तो ऐसी कंडीशन में मिली कि इसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, और बिल्कुल वैसी कंडीशन थी कि जिंदा तो है लेकिन कुछ बोल नहीं सकती, जिंदा तो है लेकिन कुछ सुन नहीं सकती, जिंदा तो है बस आंखें कभी-कभी हिल रही हैं, दैट्स ऑल। अब क्योंकि उसी मेडिकल कॉलेज में ये काम कर रही थी, इनको एडमिट कर लिया। एडमिट कर लिया तो जब ऐसी कंडीशन में पेशेंट होता है तो उसको जहां लेके जाते हैं उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि पेशेंट को जिंदा रखने के लिए जो चीजें चाहिए वो देते रहो, इलाज इनका है नहीं। अब पैलिएटिव केयर में 1 साल 2 साल नहीं, 40 साल से ज्यादा टाइम तक अरुणा जो थी वो बेड पे रही। अरुणा की बात करना इसलिए जरूरी है कि अरुणा की बात किए बिना आप हरीश के केस पे नहीं आ सकते। अरुणा के केस की बात किए बिना आप ये नहीं समझ सकते कि इच्छा मृत्यु जो है कितना जरूरी कानून है। अब 40 से ज्यादा साल तक इनको बेड रिडन कंडीशन में रखा गया और लास्ट में जाके न्यूमोनिया की वजह से इनकी डेथ हुई। तो इनके लिए एक जर्नलिस्ट जो थी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि योर ऑनर आप चाहते क्या हैं? सरकार चाहती क्या है कि ये लेडी इतने सालों से बेड पे पड़ी हैं, इनकी बॉडी नीचे से गल चुकी है और इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पूछ लीजिए, एम्स का पैनल बना लो आप। सब ये की बात कहेंगे जितने स्पेशलिस्ट हैं कि इनका इलाज पॉसिबल नहीं है। और ये लड़की जो है
ये इस कंडीशन में इनके मम्मी-पापा जा चुके हैं, इनके रिश्तेदार जो हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में हैं, तो इन्हें इजाज़त दी जाए कि इनकी मशीनें हटाई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, जाँच करवाई, सब कुछ करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है डन, आप मशीनें हटा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये डिसीजन दिया, तो हॉस्पिटल के स्टाफ जो थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई नर्सेस जो थे, कि नहीं-नहीं हम ध्यान रखेंगे अरुणा का, ऐसे कैसे हटा दोगे? और फिर उन्होंने काउंटर केस करके और सिस्टर अरुणा जो थी, उनके केस में मशीनें हटाने नहीं दी। और लास्ट तक 2-3 बार ये केस चला और इन्हीं केसेस में ये बात निकल के आई कि इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया और वो भी कौन से वाला? पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशंस में। अब सिस्टर अरुणा की डेथ जो हुई, अब डेथ 2015 में हुई और मैं बोल रहा हूँ 70 के दशक में इनके साथ ये जो हादसा हुआ था ये हुआ या ये जो इनके साथ गलत चीज़ हुई थी ये 70 के दशक में यानी लगभग 40 साल तक बेड पे वो पड़ी हैं। अब उनके केस को स्टडी किया जाए तो पता लगेगा कि वो जिंदा थी बिकॉज़ ऑफ मशीन्स एंड बिकॉज़ ऑफ मेडिकल पैलिएटिव केयर। अब हमें सिर्फ ये करना है कि ऐसे केस सर्च करने हैं, ढूँढने हैं, जिनमें पैलिएटिव केयर की वजह से ट्रीटमेंट हो रहा है या मौत लंबी खिंच रही है। वो केस जो है वो पैसिव यूथनेशिया की पेरिफेरी में आता है। अब पैसिव यूथनेशिया का केस अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है हरीश राणा का केस। हरीश राणा के केस में पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि फैमिली वालों की पिटीशन पहले फैमिली वालों ने हाई कोर्ट के अंदर अपील किया था। हाई कोर्ट ने इनको मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये जो आमाशय में, स्टमक में ट्यूब डाल के मैंने बताया ना परक्यूटेनियस एंड यहां करते हैं इस जगह पे ऐसे ट्यूब डाल के, तो वो जो ट्यूब डाल के न्यूट्रिशन फीड कर रहे हैं, ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट माना था इसको हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट ने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, हम कैसे अलाउ कर दें? फिर इनके घर वाले सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने कहा कि सर हमारा बच्चा ठीक तो हो नहीं सकता, उसको दुखी कर रहे हो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक पैनल बनाया, पैनल बना के सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई एम्स के स्पेशलिस्ट से। उन्होंने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये केस पैसिव यूथनेशिया डिजर्व करता है। वही पैसिव यूथनेशिया मतलब गरिमापूर्ण मृत्यु, डेथ विद रेस्पेक्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला अभी मार्च में सुनाया कि हरीश राणा की फैमिली को यह अलाउ किया जाता है कि एम्स के स्पेशलिस्ट की देखरेख में, उनकी निगरानी में इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, जिन मशीनों की वजह से ये जिंदा हैं, उन्हें हटाया जाए। तो अभी ब्रह्म कुमारी से कुछ 1-2 इनका जहां स्पिरिचुअल विश्वास जहां था, वहां से 1-2 लोगों को बुलाया गया। उन्होंने इनको बात की कि सबको सबको माफ करो और सबसे माफी मांगो और उसके बाद आप दूसरे लोक में चले जाइए। इतनी बात होने के बाद डॉक्टर्स ने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के नाम पे डॉक्टर क्या करेंगे? वो जो ट्यूब थी, फीडिंग ट्यूब, उसमें से फीड करना बंद कर देंगे, किसी भी तरह का लाइफ सपोर्ट देना बंद कर देंगे। तो बॉडी एक टाइम के बाद एक्स, वाई, जेड आवर्स के बाद रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी। अब जैसे ही बातें यहां आ जाती हैं, तो यहां शुरू होती है डिबेट। डिबेट शुरू होती है, एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कि क्यों नहीं होना चाहिए? हो सकता है ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाए, आज नहीं तो 10 साल बाद। दूसरी तरफ कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं, जैसे यूपी का एक केस मैं एक दिन पढ़ रहा था कि एक आंटी जी को डॉक्टर ने बिल्कुल ब्रेन डेड डिक्लेयर कर रखा था और उनको जब घर पे फोन कर दिया कि आप संस्कार की तैयारी करो, हम लेके आ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में घर वाले लामा करवाते हैं। लामा होता है लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कि हॉस्पिटल में डॉक्टर कह रहा है इलाज करूंगा, लेकिन घर वालों ने कह दिया नहीं करना, तो डॉक्टर कौन होता है करने वाला? तो लामा करवा के वो घर ला रहे हैं पेशेंट को, या ये कह दिया कि हम दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब जब आ रहे थे तो एम्बुलेंस एक बड़े खड्डे में गिरी और उस बड़े खड्डे में ऐसे एकदम से डचका लगता है वो लगा और उनकी वो कोई नस जो टूटी हुई थी या जो भी था, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या न्यूरोलॉजी में कहते हैं कि मिरेकल कैन हैपन एनी टाइम, न्यूरो साइंस के अंदर। तो मिरेकल हो गया, वो आंटी जी ठीक हो गई। कई बार ऐसे केस आ जाते हैं, लेकिन ऐसे केस लाखों में कुछ होते हैं। आपने देखा होगा चारों तरफ जब नजर डालोगे या कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी से मिलने गए हो, तो कई कई बार तो ऐसी कंडीशन होती है कि अटेंडेंट छोड़ो, जो मिलने आ रहा है वो भी बाहर आके दुआ करता है कि हे भगवान, इस आदमी को अपने पास बुला लो, क्यों इसको दुखी कर रहे हो? तो हमें उन लोगों का भी सोचना है। हमें यह भी सोचना है कि इन केसेस का मिसयूज भी हो सकता है, कि कैसे कि कल को ऐसा तो नहीं कि कोई फर्जी रिपोर्ट बनवा के, फर्जी वसीयत के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी के साथ ऐसा कर दे। और कहीं ऐसा नहीं कि फ्यूचर में गिल्ट रहे कि हमने इंतजार नहीं किया, ये इलाज हो सकता था। ये सारी की सारी बातों को जब हम सोचते हैं, तो एक और चीज निकल के आती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तो ऐसी कंडीशन में मैं कहता हूं कि जेएस मिल को पढ़ना चाहिए। जेएस मिल कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाइफ का पहला उद्देश्य होना चाहिए मैक्सिमाइज द हैप्पीनेस, कि हम हमारी प्रसन्नता को बढ़ाएं, जितना हो सके बढ़ाएं। ऐसे काम हम करें, ऐसा माहौल हमें मिले जो हमारी खुशी को मैक्सिमाइज करे।
कहीं भी पैसे की बात नहीं आएगी इसमें। फिर दूसरे नंबर पे आएगा मिनिमाइजिंग द सफरिंग, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, किसी भी तरह से अगर आपको कोई चीज पीड़ा दे रही है, सफरिंग मीन्स पेन, उसको कम किया जाए, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल का मतलब है हानि पहुंचाने का सिद्धांत। अब यहां ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हम दो तरह के एक्शन ले सकते हैं। एक वो एक्शन जिनका असर सिर्फ हमारे जीवन पे पड़ेगा, दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं छुट्टी लूं 10 दिन के लिए अपने काम से, और छुट्टी लेके मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, तो उसका असर दूसरों के जीवन पे नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई काम करूं खुशी बढ़ाने के लिए, कि मैंने आज से ही कहा कि मेरे को अपनी हैप्पीनेस बढ़ानी है, और मेरी हैप्पीनेस इस चीज में है कि रात को 2:30 बजे मैं तो डीजे चला के छत पे डांस करूंगा, तो पड़ोसी को तकलीफ हो रही है ना, नेचर को डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं, शांति भंग कर रहा हूं मैं। तो ऐसी कंडीशन में एक्शन जो है उस पे कोर्ट, कानून ये डिसीजन लेगा। तो जेएस मिल कहते हैं कि जो डिसीजन सिर्फ उस आदमी की लाइफ को अफेक्ट करें, जो आदमी ये काम कर रहा है, उनके अंदर कोर्ट को, कानून को हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। तो जब हम लिविंग विल की बात करते हैं कि एक 18 साल से ऊपर का आदमी वसीयत बना रहा है, और उसमें ये लिख रहा है कि कल को अगर ऐसी कंडीशन मेरे साथ हो जाए, तो मुझे ना तो वेंटिलेटर लगाना है, ना मेरे को आप ऐसे सांस भरोगे मेरे अंदर, ना मेरे को यहां छेद करके आप मेरे को वो डालोगे, ना आप मुझे बेड पे सड़ाओगे, बेड सोर पीछे घाव हो जाते हैं, मुझे आप जाने दोगे मैं जा रहा हूं तो। ट्रीटमेंट तभी करवाना है जब ट्रीटमेंट ठीक कर रहा हो मुझे, ना कि मौत को दूर धकेल रहा हो। तो उसे कहते हैं लिविंग विल। तो जेएस मिल की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी के पेरिफेरी में आता है। इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, याद रहे, उन निर्णयों की बात करता है, उन एक्शंस की बात करता है जिनमें आदमी सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम कर रहा है जो उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो होपफुली इस टॉपिक में कुछ चीजें आपने समझी होंगी। और जैसा कि मैं कह रहा हूं डिबेट, तो अपने विचार कमेंट्स में कम से कम 3 पॉइंट जरूर बताना। और इसके बारे में और डेप्थ से पढ़ना हो तो सर्च करना कॉमन कॉज केस, विल ऑफ डेथ, या लिविंग विल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसको जब पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने में उसके आगे। नमस्ते।